चैप्टर 5 देख रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। हमने जो पिछले बार डिस्कस किया, हमारा ये मेन एम था उसमें कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उस किसी भी स्पेस में, उसको क्वांटिटी या क्वांटिटेटिवली कैसे दिखाएं। हमने देखा कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन देख रहे थे तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का आया। लेकिन अभी तक हमने ये सवाल अपने आप से नहीं पूछा कि इन मोशन को या इन बॉडीज के मूवमेंट को कौन सी चीज ऐसी है जो गवर्न करती है। कोई लॉ होगा, कोई एक फिनोमेना होगा। ये जो बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा है उसके बारे में आज बात करेंगे। अब कुछ एक्सपीरियंस होगा आपका या हमारा। इससे शुरुआत करते हैं। जब एक फुटबॉल रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन किसी ने इसको किक किया तो ये कहां जाती है। अगर आप एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप इस पे पुश दे रहे हैं पत्थर को। ऐसे ही अगर आप कहीं बैठे हैं, भीनी भीनी मंद मंद अगर हवा चल रही है तो आप देखते हैं कि पेड़ हल्के हल्के हिल रहे हैं, पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं। यहां तक कि अगर तेज हवा आए तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हिल जाते हैं। कोई बोट है, नौका है, जो पानी में अगर आप जाएं और उसमें रोइंग करना शुरू करें तो वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो कोई ना कोई एक बाहरी एजेंसी जरूर है, जिसे हम एक्सटर्नल एजेंसी कह रहे हैं, वो जरूर है, ताकि जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसको मूव किया जा सके, वो रेस्ट से हटे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी फोर्स है, वो जरूर यहां पर लग रहा है उसको मूव करने के लिए, और एक्सटर्नल फोर्स ही लग रहा है किसी चीज को स्टॉप करने में, रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बॉल आ रही है आपकी तरफ, आप पैर से इसे रोक सकते हैं। कोई इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल आ रही है, आप इसको रोक सकते हैं। तो जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट आप काम कर सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि एक बाहरी एजेंसी है फोर्स की, जैसे हाथ है, विंड है, स्ट्रीम है। जो स्ट्रीम है, पानी की स्ट्रीम है, वो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है। जरूरी नहीं है, लेकिन ये जब आप एक बिल्डिंग के ऊपर से यहां से पत्थर छोड़ देते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि ये अपने आप नीचे आ रहा है। एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इसमें। एक बार मैग्नेट की बात करें तो अगर उसको नेल्स के पास, कीलों के पास ले जाएंगे तो वो उसे खींच लेता है। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल एजेंसी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, आपने जो फोर्स लगाया वो तो है ही है, साथ में जो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्सेस है वो भी एक बॉडी में किसी दूसरी जगह से या दूरी से काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसको टच करें। तो इन सब के डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी, ये जो शाह से शुरुआत की थी हमने, इसको चलाने में, इसको रोकने में एक बाहरी फोर्स का उपयोग जरूर होगा, इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि बाहरी फोर्स इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए ही आए। लेकिन यदि एक बॉडी बहुत यूनिफॉर्मली मूव करी, जैसे आप स्केटिंग कर रहे हैं, एक आइस स्लैब है, उस पर आप स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखें, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें जरूरी है ताकि आप ये स्केटिंग करते रहें? एरिस्टोटल फैलेसी, जो क्वेश्चन हमारे सामने आया कि कोई भी चीज के पीछे क्या ऐसी चीज गवर्न कर रही है कि वो मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है। बहुत समय गुजरा, जो हमने अभी बात कर ली कि चलिए भाई फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स आप लगाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो। लेकिन ये जो जवाब है इतने आसानी से नहीं आया, बल्कि इसका जवाब गैलीलियो साहब ने 17वीं सेंचुरी में एक फाउंडेशन रखा, और उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जहां से जो मॉडर्न वर्तमान साइंस की शुरुआत हुई। एक ग्रीक थिंकर साहब थे, इसीलिए हम इसको एरिस्टोटल फैलेसी कह रहे हैं। एरिस्टोटल साहब थे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, यदि एक बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा बाहरी चीज है, एक्सटर्नल चीज है, वो जरूरी होगी इसको मूव करते रहे इसके लिए।
तो उनका जो एक व्यू था, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि जैसे आपने कोई तीर कमान से एक तीर छोड़ दिया और वो जा रहा है एयर को भेदता हुआ, है ना। तो वो आगे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये कुछ ना कुछ तो इस पर फोर्स लग रहा है। अब ये जो अलग अलग चीजें उन्होंने देखी, तो एरिस्टोटल साहब ने जो मोशन हो रहा है बॉडी का पूरे यूनिवर्स में, इस पे अपनी बात रखी। जितने भी एरिस्टोटल साहब के आइडियाज हैं मोशन पे, उनको आज तो खैर हम गलत कहते हैं, रॉन्ग कहते हैं, और हम इस पे ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? एरिस्टोटल साहब के जो लॉ थे, उनको उसके बारे में ये कहा गया कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो जरूरी है ताकि कोई भी बॉडी मूव करते रहे, मोशन में रहे। तो एरिस्टोटल साहब के जो मोशन के प्रति उनके विचार थे, वो तो गलत थे, राइट। बट अगर हम नॉर्मल व्यू में देखें, नेचुरल व्यू में देखें, सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि एरिस्टोटल साहब तो सही बोल रहे हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा खेल भी रहा है एक छोटे टॉय कार से, एक फ्लोर पे वो चला रहा है, तो कुछ ना उसको धक्का देगा तभी वो टॉय आगे बढ़ेगा, या स्ट्रिंग उसके साथ धागा या रस्सी अटैच करेगा और वो उसको खींचता हुआ चला जाएगा। अगर वो स्ट्रिंग को छोड़ देगा तो उसकी जो टॉय है वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये जो एक्सपीरियंस है बड़ा कॉमन है सब में कि भाई टेरेस्ट्रियल मोशन इसी तरीके से हो रहा है, कोई ना कोई बाहरी फोर्स जरूर चाहिए होगा ताकि बॉडी मूव करती रहे। अब कोई देखते हैं हम कि अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि चीजें रेस्ट पे आ जाती है। तो अब इन सब चीजों से आप जरूर सोच रहे होंगे कि तो फिर एरिस्टोटल साहब की सोच में गलती क्या है, फ्लॉ क्या है? उसका उत्तर यह है कि जो बच्चे की कार है वो रेस्ट पे तब आती है जब इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होता है फ्लोर द्वारा। तो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए, इसके अगेंस्ट, इससे जद्दोजहद करके जो चाइल्ड है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने हाथों का, अपने मसल्स का, ताकि उस मोशन को, वो उस टॉय कार को आगे ले जा सके। जब ये कार प्रॉपर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यानी जो फोर्स चाइल्ड अपने मेहनत करके मसल से लगा रहा है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से लग रहा है, उसको वो नलीफाई कर रहा है। तो इसमें एक कोरोलरी आती है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो चाइल्ड, जो बच्चा है, उसको कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कार आराम से मूव करती रहेगी। क्या ये सत्य है? तो जो अपोजिंग फोर्स है, आप देखिए, जिससे आप चलते भी हैं, आप कैसे चलते हैं? फ्रिक्शन के कारण ही तो चलते हैं। तो जो अपोजिट फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन है सॉलिड्स में लगता है, विस्कस फोर्स है जो फ्लूइड्स में लगता है, वो नेचुरल वर्ल्ड में आपको हर जगह दिखाई देंगे। इससे ये एक्सप्लेनेशन होता है कि कैसे और क्यों जो फोर्सेस बाहरी एजेंसी से है वो जरूरी हो जाते हैं, ताकि हम इन फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके, ताकि जो मोशन है बॉडी का वो प्रॉपर मूव होता रहे, या वो मोशन चलता रहे। अब आप समझ में आ गया आपको कि एरिस्टोटल साहब की क्या जो राय था उसमें क्या गलती थी, जो उन्होंने किया क्या, जो प्रैक्टिकल चीज थी उसको बेसिक आर्गुमेंट में तब्दील कर दिया। और अगर आपको एक जो नेचर का लॉ है फोर्सेस या मोशन के हिसाब से, तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वो बगैर फ्रिक्शन फोर्स के पॉसिबल ही नहीं है। वही गैलीलियो साहब ने कहा। इसीलिए हमने जो शुरुआत में बात की, गैलीलियो साहब ने चीज़ों को ठीक बताया, ठीक किया, लेकिन एरिस्टोटल साहब का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में सोचा, शुरुआत तो इन्होंने की। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब गैलीलियो साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई एक इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट, इंक्लाइंड पे, किसी एंगल पे, जो इंक्लाइंड प्लेन पे देखा उन्होंने देखा कि पहली यहां पर कि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन जो ऊपर जा रही हैं, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो तो बड़ी तेजी से एक्सेलरेशन से आ रही है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है वो थोड़ी देर में जाके रिटार्ड हो जाती है, यानी कि इनका मूवमेंट कम हो जाता है। फिर उन्होंने देखा कि अगर मैं प्लेन पे इसको छोड़ूं तो कुछ इनके बीच में होता है, कोई इनके बीच में सोल्यूशन है। अब गैलीलियो साहब ने इससे क्या कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट
एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा है, इस तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें ना तो एक्सेलरेशन होगा ना ही रिटार्डेशन होगा, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा अगर ये इंक्लाइन में नहीं है, चाहे डिक्लाइंड हो या इंक्लाइंड हो। एक और गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी इनका कंक्लूजन सेम निकला। इन्होंने क्या किया, ये डबल इंक्लाइन प्लेन लिया, ये यहां पर भी है यहां पर भी है, तो बॉल को इन्होंने यहां से रिलीज किया रेस्ट से, एक तरफ से, और यहां से छोड़ा और इसको देखा कहां तक जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि यदि प्लेन स्मूथ नहीं है तो जो फाइनल हाइट है बॉल की वो उसी तरीके से उस हाइट पे पहुंच जाएगी जैसे इनिशियल हाइट है, लेकिन थोड़ी कम। अगर आप देखें कि मैं इसको यहां पर पहले में यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गया, थोड़ा इसको और डिक्लाइन कर दें तो यहां से निकला यहां पर पहुंच गया। लेकिन अगर मैं इसको पूरा का पूरा हटा दिया जाए, गैलीलियो साहब ने किया था, तो ये आगे ही नहीं पहुंचेगा। तो फाइनल हाइट जो बॉल की है वो इनिशियल हाइट से यहां तो सेम हो जाएगी, लेकिन बाकी जगह ये चेंज होगी। यदि स्लोप दूसरे प्लेन का, जैसे मैंने कहा, डिक्रीज किया जाए, रिपीट किया जाए, तो वो सेम हाइट पे पहुंचेगा, तब भी सेम हाइट पे पहुंच रहा है, राइट। लेकिन इसके लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर हम इसकी स्लोप को जीरो कर दें, हॉरिजॉन्टल मतलब एक हॉरिजॉन्टल कर दें बिल्कुल, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा जहां तक इस जाके रुक ना जाए। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि जो मोशन है, मूवमेंट है, वो सीज नहीं होता, वो बंद नहीं होता। ये आइडियलाइज सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मल इसमें। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो गैलीलियो साहब ने इससे निकाला, वो ऑब्जर्वेशन ये था कि एक डबल इंक्लाइन में क्या होगा। तो प्रैक्टिस में अगर हम क्या देखें कि अगर हम बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दें या इस तरीके से इन्होंने बनाया उसको छोड़ दें, तो किसी फाइनाइट किसी जगह पे जाके ऐसे जाएगा यूं करके और जाके यहाँ कहीं रुक जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको तो आप कभी भी हटा नहीं सकते। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो, एक हम आइडियल कंडीशन लेते हैं, तो बॉल तो कभी रुकेगी ही नहीं है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती चली जाएगी। तो गैलीलियो साहब ने ये देख के एक नई बात पेश की, और जो एरिस्टोटल साहब ने बात की थी उसको बिल्कुल दरकिनार किया, और जो एरिस्टोटल साहब को फॉलो भी करते थे। उन्होंने कहा जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, यानी अगर कोई चीज रुकी हुई है और कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये दोनों चीज सेम है। फिर से समझिए, जो चीज रुकी हुई है और जो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो दोनों सेम है। दोनों ही केस में कोई इस पे नेट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है। तो ये बहुत गलत हो जाएगा कि अगर हम ये एज्यूम करने लगे कि जो नेट फोर्स जरूरी है ताकि एक बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में चलाते रहें। अगर हमको एक बॉडी को मेंटेन करना होगा, जैसे एक यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन करना है या बॉडी को मेंटेन करना है यूनिफॉर्म मोशन, तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि हम कोई फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर कर सके। अब क्या है कि ये दोनों फोर्स मान लीजिए सम अप हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और एक एक्सटर्नल फोर्स न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो भी बात की उसको अगर मैं समराइज करूं, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो अगर जीरो बन जाते हैं, तो जो बॉडी आराम से रुकी हुई है वो आराम से रुकी रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है और तब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, चलती रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी चेंज हो, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मूवमेंट कर रही हो, उस पर अगर आप कोई चीज रोकने की कोशिश करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस टू चेंज, कोई भी चेंज के लिए जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा उसे हम इनर्शिया कहते हैं। यानी अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो अपने आप रेस्ट से हटेगी नहीं, कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन पे है तो अपने आप नहीं हटेगी, जब तक कोई आप बाहर से इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो न्यूटन साहब का पहला लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत बहुत सिंपल बात कही गैलीलियो साहब ने, लेकिन कुछ आइडियाज तो आप एरिस्टोटल साहब के थे, तो गैलीलियो साहब ने एक तरीके से एरिस्टोटल साहब की बातों को, मैकेनिक्स को दरकिनार कर दिया। तो एक नई मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो पहला जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है
गैलीलियो साहब ने एरिस्टोटल साहब की चीजों को दरकिनार किया, एक नई चीज आई, और ये पूरी तरीके से सिंगल हैंडेडली कौन लेके आया? वो साहब थे आइजैक न्यूटन साहब, बहुत बड़े साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनसे बड़ा साइंटिस्ट मतलब ये बहुत जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं उनमें इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो न्यूटन साहब ने गैलीलियो साहब की बातों को, उनकी आइडियाज को लिया, और अब जो हम मैकेनिक्स समझते हैं, जानते हैं, उसकी एक नींव रखी, फाउंडेशन रखी। उन्होंने 3 लॉज दिए, 3 लॉज ही गिव। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो इनके नाम से ही आज जाने जाते हैं। तो गैलीलियो साहब का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, वहां से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने फॉर्मुलेट किया पहला लॉ। उन्होंने कहा कि जो भी बॉडी जो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है किसी स्ट्रेट लाइन में, वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, अनलेस कि आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं तभी ये बॉडी रेस्ट से हटेगी या यूनिफॉर्म मोशन से हटेगी। तो जो रेस्ट या आराम का या बिल्कुल यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का जो स्टेट है, ये सीधी बात बता रहा है कि यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। तो थोड़ा और अगर इसको आसानी से बताया जा सके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, तो इसको ये कह सकते हैं कि अगर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग जा रहे हैं वो नेट फोर्स उस बॉडी पे 0 लग रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ये एक ही चीज है लेकिन दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है। जो एक्सेलरेशन है, जो वेग कहते हैं बढ़ने और घटने का, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मतलब कोई वैल्यू होगी, यदि ये तभी हो सकता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, यहां से कुछ लग रहा है, यहां से कुछ लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा उस बॉडी पे, वो इफ देयर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स, राइट, अगर इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है तो एक्सेलरेशन कभी भी नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो 2 सिचुएशन आती है। हम देखें कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स, जरा समझा दूं आपको, जैसे एक बॉडी है, इस पे आप भी यहाँ पर धक्का मार रहे हैं, मैं भी धक्का मार रहा हूँ, कोई और भी यहाँ से खींच रहा है, तो अगर इसमें इन साहब की पावर ज्यादा है तो ये इस तरफ चला जाएगा। मान लीजिए हम तीनों की पावर बराबर है तो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बॉडी यहीं पे रहेगी, तो इसे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स करें। कुछ एग्जाम्पल में हमने देखा या जानते हैं जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का 0 होता है। इस यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन, जब आप फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो भी आगे भी आएगा, तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, जब फोर्स लगेगा तब कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन बहुत आसपास या साथ में बोला जाता है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो 0 है, क्योंकि कोई फोर्स इस पे लग ही नहीं रहा, या लग रहा है तो भी वो नलिफाई हो जा रहे हैं। जैसे एक स्पेसशिप है इंटरस्टेलर स्पेस पे, बहुत दूर है हमसे, सारे के सारे रॉकेट्स आपने टर्न ऑफ कर दिए, इसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। कोई जो स्पेसशिप चला गया अपने अपने धुरी में या अपने एक तरीके से जो जिस उस पे घूमता है वो ऑर्बिट पे, वहाँ एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो न्यूटन का है, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और यदि ये मोशन में है तो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, क्योंकि इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम ये जान लें कि एक ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड है, यानी कि या तो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट पे है, यहां से हम सीधी बात कह सकते हैं कि जो पहला लॉ है वो ये बता रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे वो 0 होना चाहिए। अब देखिए, आप कहेंगे ग्रेविटी तो हर जगह है, तो टेरेस्ट्रियल फिनोमेना लेते हैं, कोई भी बाहर का मतलब क्या, हम आसपास का नहीं, टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्सपीरियंस करता है अर्थ के कारण, है ना। और जितने भी ऑब्जेक्ट है मोशन में, वो फ्रिक्शन भी करते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया सॉलिड के लिए, विस्कस ड्रैग हो गया। इसका मतलब जो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट या यूनिफॉर्म मोशन पे है, ये इसलिए नहीं है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस इसलिए है कि बाहरी फोर्स सारे इसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, यानी कि वो जुड़ के
सारे जुड़ के जीरो हो जा रहे हैं, कोई नेगेटिव में है कोई पॉजिटिव में। एक बुक को सोचिए कि वो रेस्ट पे रखी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब इसको दो आपने फोर्स लगाया, एक तो अब जैसे एक तो ग्रेविटी हो गई है ना, इसका वेट हो गया है बेसिकली m/g ग्रेविटी होती है, वो नीचे की तरफ लग रही है, और एक अपवर्ड फोर्स है मान लीजिए इस बुक पे जो नॉर्मल है, मान लीजिए फोर्स R है, ये G है, तो R एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये ऐसी सिचुएशन है कि ये चीज अभी रेस्ट पे है, राइट, अभी ये मोशन पे नहीं है, तो ये रेस्ट पे कैसे है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये R है ये बिल्कुल बराबर होगा इस G के, यानी कि वेट जो होगा, जो मैं mg कह रहा हूं, इसको mg को w मान सकते हैं, w और r ये जो फोर्स इसके अगेंस्ट लग रहा है वो दोनों बराबर होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो बुक रखी है टेबल पे ये रेस्ट पे है। क्या ये सही है? क्या ये करेक्ट रीजनिंग है? जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि क्योंकि ये बुक रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पे कोई भी या ये कहें कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहे हैं वो नेट अगर उनकी वैल्यू निकाली जाए तो वो जीरो है, ये आप कहेंगे पहले लॉ के हिसाब से। तो ये कहता क्या है कि जो नॉर्मल फोर्स है आर का वो बराबर और अपोजिट होना चाहिए वेट डब्ल्यू के, ये बहुत जरूरी है। इस पे जो ग्रेविटी या जो आपका इसका वेट लग रहा है और ये आर जो लग रहा है वो इसके ये आर और इसका जो mg है w ये इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यहीं पर अगर एक कार की बात करें तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन इसका नेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से काम कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे जो काम कर रहा है वो जीरो होना चाहिए। एक कार मोशन पे है और अगर आप ये स्पीड पकड़ ले और स्मूथ स्ट्रेट रोड पे जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जब एक कार स्टेशनरी है इस पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पे अपना एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलेरेटर देते हैं तो ये आगे बढ़ता है एक्सेलरेशन पे या पैर रखते हैं, और ये इसलिए हो रहा है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो है इसमें कुछ, तभी तो ये मूव कर रहा है, तभी तो ये मूव करेगी। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब इस पे कोई ना कोई फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं जो जीरो नहीं है। जो एक्सेलरेशन है कार का ये केवल इंटरनल फोर्स जो आप इसके इंजन से चल रहा है वो नहीं है, लेकिन ये सत्य है। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है रोड के कारण वो फोर्स है फ्रिक्शन का, इंजन का भी है, फोर्स का भी है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है जो वो भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है कार को। अब फ्रिक्शन के बारे में हम कभी और बात करेंगे, जो हमारे आगे आने वाला है, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका सीधा मतलब है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं वो अपने आप को मिला के जीरो हो जा रहे हैं, बस ये समझिए। तो जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की ये पहले लॉ में बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर एक स्टेशनरी बस खड़ी हुई है, ड्राइवर उसको एकदम से सडनली स्टार्ट करता है, तो आप देखेंगे आप बैठे हुए एकदम सडनली आप एकदम से वो एक्सेलरेशन पकड़ लेता है, तो बिल्कुल आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है वो फ्लोर पे रखा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वहीं पे होते, लेकिन क्योंकि फ्लोर जो बस का है वो बस के साथ है, वो बस के साथ आगे बढ़ गया, हमारा पैर पीछे खिंच गया, है ना, तो ये जरूरी है कि हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या होता है कि कुछ फ्रिक्शन आपके पैर और फ्लोर के बीच में होता है। अगर वो सडनली स्टार्ट ना हो, बहुत तेजी से वो एकदम से एक्सेलरेशन ना बढ़ा दे, तो एक्सेलरेशन अगर मॉडरेट रखे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना होता है, काफी होता है, ताकि वो आपके फीट को भी इनफ टू एक्सेलरेट, हमारे पैरों को भी उस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाएगा। बस हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन हम बस के अंदर बैठे हैं तो आगे तो बढ़ रहे हैं बस के साथ। तो हमारी बॉडी कुछ रिजिड बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी आप देखिए डिफॉर्म हो सकती है, राइट। तो हम आराम से इधर उधर अपने आप को हिला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैर है और जो उसके फ्लोर पे रखा हुआ है, और जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है इनर्शिया के कारण, नहीं तो हम उड़ के कहीं गिर जाएंगे। बस के रिलेटिव में हम पीछे की तरफ चले जाएंगे, पीछे की तरफ जाते भी हैं, लेकिन जैसे ही बस शुरुआत होती है, हमारी जो मस्कुलर फोर्स है बॉडी के, जो जैसे पैर है, ये सब एक साथ काम करने लगते हैं और हम बॉडी हमारी बस के साथ मूवमेंट करने लगती है, हम अपने आप को संभालने लगते हैं।
इसलिए बस में डंडे दिए जाते हैं ताकि आप उसे पकड़ के खड़े रहें, पकड़ लें, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होता है तो आप गिर भी सकते हैं, इधर उधर हिलते हैं। अगर बस एकदम से स्टॉप हो जाए, एकदम से स्टॉप कर दे कोई, तो हमारा जो पैर है वो भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन है। अब हम इसको रिलेटिव मोशन ये अलाउ तो करेगा नहीं हमारा, क्योंकि बस रुक चुकी है। जो फीट और फ्लोर है, हमारा पैर और जो फ्लोर है बस का, उसके बीच में ये हमको अलाउ तो करेगा नहीं। लेकिन जो रेस्ट है बॉडी का, वो तो कंटिन्यू रहेगा। अब रेस्ट जो बॉडी का है वो इनर्शिया के कारण आगे की तरफ बढ़ेगा, हम आगे की तरफ गिरने की कोशिश गिरेंगे, फिर हमारा फिर से मस्कुलर जो फोर्स काम आता है ताकि हम अपने बॉडी को रेस्ट पे ला सकें। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक सवाल है, एक एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली अपने स्पेसशिप से बाहर की तरफ हो गए, सेपरेट हो गए, और इनका इंटरस्टेलर स्पेस जो कांस्टेंट रेट है, मतलब इससे मूव करने लगे 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनका एक्सेलरेशन क्या होगा एस्ट्रोनॉट का जब वो स्पेसशिप से बाहर आते हैं? आपको ये बताना है कि आसपास, ये समझना है कि आसपास कोई स्टार नहीं है जो उनको कोई फोर्स दे सके, ग्रेविटेशनल फोर्स देखे। अब इसमें सवाल यही है, हमने अभी अभी इनर्शिया के बारे में देखा, क्योंकि कोई नियर बाय, कोई आसपास स्टार नहीं है ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर रख सके या उस पर अप्लाई हो सके। तो जो छोटा स्पेसशिप है वो भी बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर लगा पाएगा। तो जो जितना नेट फोर्स है जो उन पर काम कर रहा है वो जीरो ही मान लीजिए जब वो एक बार बाहर है। तो लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जो एक्सेलरेशन है एस्ट्रोनॉट का वो जीरो होगा।